हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और ये पार्ट 7 वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और साथ ही में अब तक जितने मैंने वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो MCQ से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो, उन सारी वीडियोस को आप एक बार ज़रूर देखो, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं वो काफ़ी हॉट टॉपिक्स कराए हैं और उन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। सो इसलिए आप उसको जरूर एक बार देख लो और काफ़ी कम टाइम लगेगा आपको देखने में, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस ही हैं। सो आप इसको एक बार जरूर देखो। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि आज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फ्लोइंग फर्स्ट टाइम यूज द टर्म डॉक्यूमेंटेशन। करा इनमें से कौन है जो पहली बार डॉक्यूमेंटेशन वर्ड को यूज किया था पहली बार। ठीक है, तो यहाँ पे पॉल ऑर्टलेट्स है, EJ कोट्स है, जेल फ्रैडेन है, हेनरी ला फॉन्टेन है। तो किसने डॉक्यूमेंटेशन वर्ड को दिया था पहली बार? तो वो थे पॉल ऑर्टलेट। पॉल ऑर्टलेट ने सबसे पहली बार दिया था डॉक्यूमेंटेशन वर्ड को। ये जो पॉल ऑर्टलेट थे क्वाइन द टर्म डॉक्यूमेंटेशन एज अर्ली 1903 यानी 1903 में पहली बार उन्होंने दिया था। put forward his idea in his book Trade the Documentation published in 1934। उन्होंने सबसे पहले 1903 के समय में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वर्ड को दिया था, लेकिन इसे पहली बार बुक के रूप में पब्लिश किया था 1934 में, जिसका नाम था ट्रेड दी डॉक्यूमेंटेशन। ओके ना, तो यानी ट्रेड दी डॉक्यूमेंटेशन से ही 1934 से ही क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन शब्द को पहली बार बुक में लाया गया और ये आइडिया 1903 के समय में पॉल ऑर्टलेट के दिमाग में आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, साई फाइंडर अ क्यूरेटेड डेटाबेस ऑफ केमिकल एंड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉन्च। करेक्ट, साई फाइंडर। ठीक है, साई फाइंडर एक क्या है, डेटाबेस है। कैसा डेटाबेस है? तो ये केमिकल एंड बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का डेटाबेस है, यानी केमिकल का डेटाबेस है। जितने भी केमिकल्स हैं उनका ये डेटाबेस प्रोवाइड करता है साई फाइंडर। तो ये इसका ये पहली बार लॉन्च कब हुआ? ठीक है ना, तो ये 1994, 95, 96 या 97 कब ये हुआ? तो ये हुआ तो 1995 1995 में साई फाइंडर को एक डेटाबेस है, केमिकल डेटाबेस है, उसे लॉन्च किया गया। तो साई फाइंडर रिसोर्स फ्रॉम ए केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, यानी केमिकल यानी जितने भी यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया ये, यानी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस देता है। साई फाइंडर एक डेटाबेस है, क्यूरेटेड डेटाबेस है ऑफ केमिकल एंड बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दैट कवर्स सेवरल साइंटिफिक एंड बायोमेडिकल फील्ड्स विद एम्फेसिस ऑन केमिस्ट्री। यानी ये केमिस्ट्री, केमिकल, ये सब का ये डेटाबेस है, बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस है, जो कि एक केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस है साई फाइंडर, जिसे पहली बार लॉन्च किया गया था 1995 में, 1995 में। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द वेब वर्जन ऑफ साई फाइंडर वाज रिलीज इन 2008। यानी जो 1995 में जो लॉन्च किया गया था साई फाइंडर डेटाबेस, जो कि केमिकल का डेटाबेस है, वो एक डेस्कटॉप वर्जन था, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का वर्जन था, लेकिन 2008 में इसे वेब वर्जन में लॉन्च किया गया साई फाइंडर को। साई फाइंडर को आप याद रखना साइंस से रिलेटेड है, और ये कौन से साइंस से है? तो केमिस्ट्री वाली साइंस से है, केमिकल साइंस से है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंडिकेट इन द थर्ड डिजिट ऑफ DDC थर्ड समरी। जो DDC का जो थर्ड समरी है, वो थर्ड समरी किसको इंडिकेट करता है? शेड्यूल को, क्लास को, सेक्शन को या डिवीजन को? तो ये किसे करता है? थर्ड समरी। DDC में 3 समरी होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट समरी होता है वो क्या होता है? 10 मेन क्लास होता है। जो सेकंड समरी होता है वो क्या होता है? 100 डिवीजन का होता है। और जो थर्ड समरी होता है वो क्या होता है? 1000 सेक्शन का होता है। यानी जो थर्ड समरी है वो क्या है? सेक्शन है। नेक्स्ट है, कैनन ऑफ रेटिसेंस इज ए कैनन फॉर। जो कैनन ऑफ रेटिस, जो रंगनाथन के द्वारा कैनन्स दिए गए हैं, और उस कैनन में कैनन और रेटिसेंस है, वो किस प्लान में है? आइडिया में है, वर्बल प्लान में है, नोटेशनल प्लान में है, या आइडिया एंड नोटेशनल दोनों में है? तो कैनन ऑफ रेटिसेंस है, ये क्या है? वर्बल प्लान में है। और आपको याद रखना है टोटल क्या है? 43 कैनन्स रंगनाथन के दिए गए हैं। कुछ आइडिया प्लान्स में है, कुछ वर्बल में है और कुछ नोटेशनल प्लान में है। तो यहाँ जो 4 कैनन्स फॉर वर्बल प्लान डील विद द लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी एक्सपेक्ट इन ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो वर्बल प्लान है, वर्बल प्लान में 4 कैनन्स दिए गए हैं, और ये कैनन्स कौन कौन है? कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट,
कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, कैनन ऑफ करेंसी एंड कैनन ऑफ रेटिसेंस। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि वर्बल प्लान में ये चार कैनन है, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ इन्यूमरेशन, कैनन ऑफ करेंसी एंड कैनन ऑफ रेटिसेंस। तो ये वर्बल प्लान के 4 कैनन हैं। नेक्स्ट है इन द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेसिमल क्लासिफिकेशन में, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में जो ये कॉलन है, ये कॉलन किसको इंडिकेट करता है? सब्जेक्ट को, बेसिक सब्जेक्ट को, फेज रिलेशन को, मेन सब्जेक्ट को या सिंपल सब्जेक्ट को। तो मैंने दोस्तों पहले भी आपको बोला है कि यूडीसी के यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के जितने भी सिंबल्स हैं उन सारे सिंबल्स को आप एक बार जरूर याद कर लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर है कोलन के बारे में पूछा गया है। कोलन कौन सा, ये कोलन जो सिंबल है वो किसे इंडिकेट करता है? तो ये करता है फेज रिलेशन को करता है। ठीक है, फेज रिलेशन को बताता है कोलन। नेक्स्ट है MADS मैथ्स। ठीक है, MADS मैथ्स इज ए स्टैंडर्ड रिलेटेड विद। MADS एक स्टैंडर्ड है, वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो ये है बिब्लियोग्राफिकल डेटा इनकोडिंग से है, ऑथोरिटी डेटा इनकोडिंग से है, बिब्लियोग्राफिक डेटा ट्रांसफर से या ऑथोरिटी डेटा ट्रांसफर से है। तो MADS मैथ्स है, ये बिब्लियोग्राफिक डेटा इनकोडिंग है। ठीक है, तो मैंने आपको MODS मोड्स के बारे में पढ़ा कर रखा है, अब तक बता चुका है। मोड्स मैंने बता दिया, FRBR बताया है, तो दोनों वीडियो को आप एक बार जरूर देख लो। ठीक है, और MADS है मैथ्स, ये क्या है? बिब्लियोग्राफिक डेटा इनकोडिंग है। तो मेटा डेटा ऑथोरिटी डिस्क्रिप्शन स्कीमा, इसका फुल फॉर्म है मेटा डेटा ऑथोरिटी डिस्क्रिप्शन स्कीमा मैथ्स is a Mark 21 compatible XML format for the type of data carried in the Mark 21 authority format। ये Mark 21 compatible है, XML फॉर्मेट का है, और इसे डेवलप जो किया गया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया है, और इसका जो पहला वर्जन आया था वो 2005 में आया था। यानी मैथ्स का, MADS मैथ्स का जो पहला वर्जन 2005 में आया था, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये क्या है? एक Mark 21 कंपैटिबल है, XML फॉर्मेट में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट द टर्म लिटरेरी वारंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो ये टर्म है लिटरेरी वारंट, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो WCB सीयर्स है, SR रंगनाथन है, मेलवी डेवी है, या EW हुल्मे है। तो EW हुल्मे के द्वारा लिटरेरी वारंट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये EW हुल्मे ने पहली बार इसको कॉइन किया था, लिटरेरी वारंट एज द बेसिस ऑफ बुक क्लासिफिकेशन, द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट क्लासेस इन हिज पेपर प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन इन 1911। 1911 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन 1911। उसमें उन्होंने सबसे पहली बार लिटरेरी वारंट वर्ड को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट द टर्म पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन इन द थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज। जो टर्म है, टर्म के बाद बात की जा रही है, उस टर्म का नाम है पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन। ये पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन किससे रिलेटेड है? तो डेनुडेशन से, फ्यूजन से है, लैमिनेशन से है, या एग्लोमरेशन काइंड वन है। तो ये क्या है? मोड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। तो मोड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखना। तो यहाँ पर पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन की बात की जा रही है। तो पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन किसे कहा जाता है? तो पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है एग्लोमरेशन काइंड वन को कहा जाता है पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और एक और होता है सब्जेक्ट बंडल होता है, जिसे हम क्लस्टरिंग करते हैं। क्लस्टरिंग को सब्जेक्ट बंडल कहा जाता है, और पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन को कहा जाता है एग्लोमरेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि द 3 डिस्प्ले कंपोनेंट ऑफ प्रेसिस। प्रेसिस के बारे में पूछा गया। प्रेसिस में क्या होता है? 3 डिस्प्ले कंपोनेंट होता है। ठीक है, उसमें क्या था? तो कौन से ये 3 डिस्प्ले प्रेसिस में कंपोनेंट है? तो यहाँ पर है लीड, क्वालिफायर एंड डिस्प्ले। लीड, क्वालिफायर एंड डिस्प्ले, ये 3 कंपोनेंट्स है। और ये क्या होता है? आपको पता होगा कि इसमें दो लाइन और 3 पार्ट, 2 लाइन, ये 2 लाइन और 3 पार्ट में यहाँ पर होता था। ठीक, लीड, क्वालिफायर एंड डिस्प्ले। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग। कह रहा है कि जब इंक्रीज होता है लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है, जब स्पेसिफिक चीज को स्पेसिफिक चीज का जो लेवल है वो अप हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिकॉल, प्रिसीजन, नॉइज, या रिकॉल एंड प्रिसीजन दोनों। तो मैंने बताया था कि रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिकॉल एक बड़ा चीज होता है, और प्रिसीजन का मतलब होता है छोटा होता है। तो जब किसी भी चीज को स्पेसिफिक कर दिया जा रहा है, स्पेसिफिक की बात की जा रही है, तो इसका मतलब वो क्या है? प्रिसीजन है, यानी प्रिसाइज हो गया। जैसे आप प्रिसाइज को समझते हो, उसी तरह ये प्रिसीजन है। प्रिसीजन मतलब एक बहुत ही छोटा, बहुत ही
एक्यूरेट, ठीक है, तो वो होता है प्रिसीजन। तो जो स्पेसिफिसिटी की बात होगी, स्पेसिफिक चीज की बात होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रिसीजन आएगी। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज स्पेसिफिसिटी रिजल्ट्स इन हायर प्रिसीजन एंड लोअर रिकॉल। अगर स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी, कोई चीज ज्यादा स्पेसिफिक होगी, कोई चीज ज्यादा एक्यूरेट होगी, तो उसका प्रिसीजन हाई होगा और रिकॉल होगा वो क्या होगा, लो होगा। यानी दोनों प्रिसीजन रिकॉल एक दूसरे के क्या है, इनवर्स रिलेशन यानी उल्टे वाले रिलेशन में है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्टिविटी। यहाँ पर एग्जॉस्टिविटी की बात की जा रही है, यानी एग्जॉस्ट है यानी बड़ा चीज है, ठीक है। तो जब बड़ा चीज की बात होगी, इंक्रीज ये कर रहा है, एग्जॉस्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिकॉल बढ़ रहा है, ठीक है। रिकॉल मतलब बड़ा हो जाता है और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो जब रिकॉल है यानी एग्जॉस्टिव है, ज्यादा एग्जॉस्टिव है यानी बहुत ही बड़ा है, तो वो क्या होगा, रिकॉल होगा, ठीक है, यानी टू द पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ इंक्रीज एग्जॉस्टिविटी रिजल्ट्स इन हायर रिकॉल एंड लोअर प्रिसीजन, यानी ये सेम रिलेशन है कि रिकॉल और प्रिसीजन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, उल्टे हैं। अगर यहाँ पे एग्जॉस्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा बड़ा चीज होगा, एग्जॉस्ट होगा, तो रिकॉल भी ज़्यादा बड़ा होगा और लेकिन उसका प्रिसीजन छोटा हो जाएगा, यानी वो कम एक्यूरेट होगा। प्रिसीजन ज़्यादा एक्यूरेट होता है, रिकॉल कम एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट है स्मार्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोजेक्ट वॉज कैरिड आउट एट। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्मार्ट, एक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोजेक्ट है। ये किसके द्वारा कैरिड किया गया है, कार्नेगी मेडल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा स्मार्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोजेक्ट को कैरिड किया गया है। तो ये जो स्मार्ट है, सिस्टम फॉर द मैकेनिकल एनालिसिस एंड रिट्रीवल ऑफ टेक्स्ट इज एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम डेवलप बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1960 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा स्मार्ट को डेवलप किया गया है। और गेरनार्ड साल्टन लेड द ग्रुप दैट डेवलप्ड स्मार्ट, और गेरनार्ड साल्टन का एक ग्रुप था, उन्होंने इसको डेवलप किया था। Many important concepts in the information retrieval were developed as part of this study, including vector space model, relevance feedback and Roccio classification। और इस स्मार्ट जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या डेवलप किया गया है, क्या क्या स्टडी किया गया है, तो वो है वेक्टर स्पेस मॉडल है, रेलेवेंस फीडबैक है एंड Roccio क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीजें स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू की गई। फिर नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ ACR 2R डील्स विद द सीरियल पब्लिकेशन। करेक्ट, सीरियल पब्लिकेशन के लिए ACR 2R में कौन सा सेक्शन है, ठीक है, तो ये कौन सा है, तो पार्ट 1 सेक्शन 12। पार्ट 1 सेक्शन 12 किससे रिलेटेड है, सीरियल पब्लिकेशन से। नेक्स्ट है इन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जेनिथ मार्क्स। करेक्ट कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा स्पाइरल साइंटिफिक मेथड दिया गया है, तो उसमें एक जेनिथ होता है, तो वो जेनिथ किससे रिलेटेड है, किसको बताता है, वो फैक्ट्स को बताता है, फंडामेंटल को बताता है, डिड्यूस को बताता है या एम्पिरिकल को बताता है। तो जो जेनिथ है वो जेनिथ क्या बताता है, फंडामेंटल लॉज को बताता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा स्पाइरल साइंटिफिक मेथड ऑफ स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड के बारे में, जो कि एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे वो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड है, ये कॉन्सेप्ट एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था और ये जो पहली बार पब्लिश किया गया था वो सेकेंड एडिशन ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1957। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1957 में जो सेकेंड एडिशन आया था उसमें उन्होंने पब्लिश किया था, और जो फर्स्ट एडिशन आया वो आपको याद होगा 1931 में आया था। और इसमें उन्होंने डेवलप किया था क्या कि हेल्प इन द स्टडी ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने ये स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड दिया था, जिसमें उन्होंने 4 फेजेस के बारे में बताया था, एम्पिरिकल फेजेस, हाइपोथेसिस फेजेस, डिडक्टिव फेजेस एंड वेरिफिकेशन फेज। ये 4 फेजेस के बारे में बताया था। और उसमें उन्होंने एक क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने 4 पॉइंट को दिखाया था, नादिर, एसेंडेंट, जेनिथ एंड डिसेंडेंट। ये 4 पॉइंट को उन्होंने एक किसमें होता है, कार्डिनल पॉइंट में बताया था, ठीक है। तो नादिर, एसेंडेंट, जेनिथ एंड डिसेंडेंट। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच और अपनी तैयारी को अच्छे से बढ़ाते रहे।